हाँ देखिए, इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया गया था साइंस में, जो साइंस आपकी 9th की चल रही जो पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में आपको हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत आपको इसकी जो जानकारी थी वह संपूर्ण रूप से दी गई। और आज हमें नेक्स्ट पढ़ाना है, जो हमारा जो नेक्स्ट है अगला, वो है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं या उनकी अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होती है। जैसे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की परिभाषा होती है, ताप या दाब के प्रभाव के कारण, ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया ही द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन की प्रक्रिया ही द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया, इसकी डिफिनेशन के बारे में। डिफिनेशन इसकी थी, ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया द्रव्य की अवस्था परिवर्तन कहलाती है। इसकी परिभाषा थी। जो इसका फिगर बनेगा, जिस फिगर के माध्यम से आप लोगों को पदार्थ की तीनों अवस्था का वर्णन किया जाएगा, जिसका फिगर होगा वह आपका ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये इसका द्रव्य की परिवर्तन की अवस्था का एक फिगर होगा। अगर ठोस है, देखिए, अगर ये द्रव्य है, द्रव्य को अगर ठंडा कर दिया जाए, द्रव्य मीन्स आपका पानी को अगर हम बिल्कुल ठंडा कर देते हैं तो वह किस अवस्था में हो जाता है? वह ठोस अवस्था में हो जाता है, या क्या हो जाता है? जमना। द्रव्य का जमना, ठोस अवस्था में परिवर्तित होना। द्रव्य का जमना, ठोस अवस्था में परिवर्तित होना। उसी प्रकार से ठोस का गलना, गलन, यानी ठोस का गलना। अगर ठोस है, अगर ठोस गलता है तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वह किस अवस्था में? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव अगर गैस अवस्था में जाता है तो वह संघनन करता है। वह क्या करता है? संघनन करता है। अगर द्रव है वह गैस बनकर उड़ जाता है तो वह प्रक्रिया इसकी वाष्पन कहलाएगी। भाप बनके लेना, वाष्पन। ठोस अगर गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह दृढ़ीकरण होगा।
इस प्रकार से अगर ठोस गैस के रूप में प्रवेश होता है तो वह ऊर्ध्वापतन होता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापतन कहलाता है। ये आपके सामने जो फिगर है, यह द्रव्य की जो तीन मूल अवस्था है, द्रव्य की जो तीन मूल भौतिक अवस्था है या उनका परिवर्तन का चार्ट है। जैसे बर्फ आपका ठोस के अंतर्गत आता है। अगर बर्फ को गर्म करने पर यह जल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, यह आपका द्रव में हो जाएगा। अगर जल को ठंडा करने पर तो वह आपका बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के कुछ इसके एग्जाम्पल या कुछ इसके पद होते हैं। पहला है गलन एवं गलनांक। क्या है गलन एवं गलनांक? तो सबसे पहले हम गलन के बारे में बताएंगे। गलन क्या होता है, क्या है गलन? तो गलन के बारे में जैसे कोई भी पदार्थ हो या ठोस को द्रव के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही गलन कहलाती है। ठोस को या ठोस के द्रव रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही गलन कहलाती है। यह आपका गलन बताया गया। ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही आपकी गलन कहलाती है। गलनांक देखेंगे। गलनांक किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई ठोस है एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। जैसे भी बताया गया, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता हो उस ठोस का गलनांक कहते हैं। जैसे किसी में आता है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गलन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा पर भाषा देखिए, किसी ठोस के 1 ग्राम को
1 ग्राम को उसके गलनांक पर, किसी ठोस के 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा, द्रव में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा आवश्यकता की मात्रा को, द्रव में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की मात्रा को उस ठोस की गलन या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उस ठोस की गलन या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। किसी ठोस के 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए, उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसे ठोस की गलन या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी प्रकार से आपका आता है हिमीकरण एवं हिमांक, वह भी इसी के अंतर्गत आता है, हिमीकरण और हिमांक। तो देखिए, हिमीकरण एवं हिमांक, इसके अंतर्गत देखिए, गलन के विपरीत क्रिया हिमीकरण कहलाती है। गलन के विपरीत क्रिया को ही हम हिमीकरण कहते हैं। गलन के विपरीत क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। तथा वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है उसे हम हिमांक कहते हैं। तथा निश्चित ताप या जिस पर यह क्रिया होती है उसे हिमांक कहते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वथनांक एवं तथनांक। क्वथन एवं क्वथनांक आता है। तो देखिए, किसी द्रव का, जिसकी परिभाषा होती है, किसी द्रव का वह निश्चित ताप, किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के सामने हो जाए, वायुमंडलीय दाब के सामने हो जाए, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। किसी द्रव का वह निश्चित ताप, किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब या वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। इस ताप पर वाष्पन की क्रिया क्वथन कहलाती है। इस ताप पर वाष्पन की क्रिया क्वथन कहलाती है। उसी के साथ आपका लास्ट बचता है
ऊर्ध्वापतन ऊर्ध्वापतन क्या 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 होता है? ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाने की क्रिया ही ऊर्ध्वापतन कहलाती है। बताया गया, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना ही ऊर्ध्वापतन कहलाता है, या हो जाने की क्रिया ही ऊर्ध्वापतन कहलाती है। और आपको एक बचता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? आपका है वाष्पीकरण। देखिए, वाष्पीकरण के अंतर्गत आपका आता है यह एक तरह की परिघटना है। यह एक तरह क्या है? परिघटना है। सतह के कण, जो इसके सतह के कण होते हैं, पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके, पर्याप्त ऊर्जा क्या करते हैं? प्राप्त ऊर्जा ग्रहण करके उनके बीच के परस्पर, पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को, उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं। जो उनके बीच का बल होता है उसे क्या करते हैं? पार कर लेते हैं, तथा द्रव को वाष्प अवस्था में बदल देते हैं। तथा द्रव को क्या करते हैं? वाष्प अवस्था में बदल देते हैं। बदलने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के जैसे कुछ प्रभाव हैं, जो वाष्पीकरण के प्रभाव होते हैं वह आपके निम्नलिखित हैं। बताया जाता है इसमें है आपका गीली चादर को धूप में जल्दी सूखना। अगला है पानी से भरी मिट्टी के घड़े की बाहरी सतह पर जल के अणुओं का प्रकट होना, या गर्मी में सूती कपड़े पहनने से वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अनुभव होना, या तेज धूप वाले दिन छतों व खुले स्थानों पर जल का छिड़काव। ये सब आपके जो है वाष्पीकरण के प्रभाव हैं। जैसे आपका वाष्पीकरण एवं क्वथन में अंतर दिया है। जो इन दोनों के मध्य अंतर है, तो इनके बारे में आप एक करके देख लेंगे। जो इनका अंतर है वाष्पीकरण का, यह केवल द्रव की सतह पर होता है। यह केवल कहाँ होता है? द्रव की सतह पर होता है वाष्पीकरण। क्वथन आपका यह संपूर्ण द्रव में होता है। क्वथन आपको जो होता है कहाँ होता है? वह संपूर्ण द्रव में होता है। वाष्पीकरण में है वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। जो वाष्पन की क्रिया होती है वह कहाँ होती है? प्रत्येक ताप पर होती है। लेकिन क्वथन में क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर ही होती है। क्वथन क्रिया कहाँ होती है? एक निश्चित ताप पर ही होती है। उसी प्रकार से वाष्पीकरण में है अवाष्पशील अशुद्ध की उपस्थिति में वाष्पन कम हो जाता है।
अवाष्पशील अशुद्ध की उपस्थिति में वाष्पन क्या जाता है, कम हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन में है अवाष्पशील अशुद्ध की उपस्थिति में द्रव का क्वेश्चन क्या जाता है, बढ़ जाता है। उसी के साथ अगला इनका है वाष्पन एक मंद प्रक्रिया है। वाष्पन क्या है, वाष्पन एक मंद प्रक्रिया है। और क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन एक तीव्र प्रक्रिया है। इसी के साथ आप लोगों का ये जो चैप्टर था फर्स्ट आपका हमारे आसपास के पदार्थ, जो भी इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिली, आप इसका एक संपूर्ण नोट बनाएंगे जिसके आधार से आप उसको पढ़ेंगे। और इसी के साथ ही आपका संपूर्ण चैप्टर समाप्त होगा। अब आपका अगला दिन से नया चैप्टर स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये आपका अगला चैप्टर, ये आपका अगला दिन पढ़ाया जाएगा।